श्रीमन्नमृतुरासुरेन्द्र मुकुट प्रत्युतरत्न प्रभा भास्वत पाद नखेन्दु बह प्रवचुनाम बोधिन्दुबास्थायिनः हे सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुगुता ते पाठका साधुवा स्तुत्या योगी जनश्च पंच गुरुवः कुर्वन्तु ते मंगलम। बोलिए महावीर भगवान की जय। जी सर, हमें सत्र की शुरुआत करनी चाहिए अब। धन्यवाद संकित जी। तो मैं सबसे पहले अपने शब्द शिक्षक अंकिता जी को इनवाइट करूंगा। अंकिता जी, आप अपनी बात रखें, अपने आप को म्यूट कर लें। अंकिता जी, सर मुझे बोलना है दीप्ति जन को। हाँ, दीप्ति जी आप तैयार हैं? जी सर। मैं बोलूं सर? हाँ दीप्ति जी। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं दीप्ति जैन, आपकी प्रशिक्षण में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के मेरे प्रशिक्षक श्री वैभव जी का मैं स्वागत करती हूँ। हाँ, तो आज हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं पल्लवी जैन, श्वेता जैन और पारस जैन। इन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के प्रशिक्षण में। मैं आज कुछ नियम बताने जा रही हूँ आप लोगों को। जैसे कि आज के प्रशिक्षण में शुरू होने से पहले कुछ नियम बताऊंगी जिसको आपको लागू करना है। जैसे कि आपको अपनी वीडियो को ऑन रखना है और ऑडियो को ऑफ रखना है। यदि आपसे कुछ पूछा जाए तो आपको चैट बॉक्स का प्रयोग करना है। वीडियो को ऑन रखने से यह पता चलेगा कि आपके फेस पर कितनी स्माइल है, कितने भावुक के आप प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस टाइप से आपकी वीडियो ऑन रहनी चाहिए। तो सारे प्रशिक्षक के फेस दिखेंगे और सारे प्रशिक्षक कैसे अपना व्यक्त कर रहे हैं, अपने बात के लिए कैसे पेश कर रही है, यहाँ पर समझ में आएगा। तो मैं सभी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि सभी अपने वीडियो को ऑन रखेंगे और ऑडियो को ऑफ रखेंगे और अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। तो आगे की सत्र की कार्रवाई के लिए मैं अंकिता जी को इनवाइट करता हूं। अंकिता जी, आप आज पहली बार हमारे साथ सत्र में जुड़े हैं, तो अपनी बात थोड़ी रखें, अपने न्यूज़ रखें। मैं अंकिता जैन, एक्टिव चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल साहेगढ़ से सीखो और सिखाओ श्रृंखला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज हम स्वास्थ्य की चाबी के लिए कुछ एक्टिविटी करेंगे जिससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो सके। इसके लिए मैं कुछ एक्टिविटी आप सबके साथ करूंगी। तो इसके लिए मैं आप सभी का सहयोग चाहती हूँ। प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए यस। धन्यवाद। सभी लोग स्वास्थ्य की एक्टिविटी में जुड़ना चाहते हैं तो अपने रिप्लाई को यस, सब लोग रेडी है। पारस जी, समीर जी, नीलांजना जी, आदुरी जी, आप सभी को एक्टिविटी में जुड़ना ही है। मैं ऐसी आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। आज हम अपने ब्रेन को एक्टिव करने के लिए राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों को एक्टिव रखने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। इसके लिए हम अपने बोलिए। आप सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आपने दोनों हाथ दाएं और बाएं दोनों हाथों को
सामने कर लीजिए। इसके बाद हमें दोनों हाथों को बंद कर लेना है। इसके साथ पहले हमें बाएं हाथ के अंगूठे को बाहर निकालना है और दाएं हाथ की छोटी उंगली को बाहर करना है। इसी तरह बाएं हाथ के अंगूठे को बंद करना है और छोटी उंगली को बंद करना है, अंगूठे को बाहर करना है और बाएं हाथ की उंगली को निकालना है। इसी तरह हम इसको फास्ट मूवमेंट में करेंगे। इससे हमारे दाएं और बाएं ब्रेन दोनों एक्टिव रहेंगे। इसको हमें 1 मिनट में कम से कम 10 से 15 बार करना है, जिससे हमारा दायां ब्रेन और बायां ब्रेन दोनों एक्टिव रहेंगे। शुरू में हमें दिक्कत होगी, अधिकांश जैसे अगर हम राइट हैंड से करते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड नहीं चलता है। इसी तरह जब हम इसको धीरे धीरे कंटिन्यू डेली करेंगे तो हमारे दोनों ब्रेन एक्टिव रहेंगे। इसी तरह हम इसको फास्ट करते हैं। आवाज आ रही सर? माधुरी किसी जी, का हाँ, आवाज आ रही है ज्यादा? किसी का संकित जी किसका है? इसी तरह हम अपनी मूवमेंट को जब डेली करेंगे तो ऑटोमेटिक फास्ट आने लगेगा और इसी तरह हम अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। इसको मैं करती हूँ, अभी कुछ ही टाइम से चालू किया है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। इसी तरह हम अपनी दूसरी एक्टिविटी करेंगे। आप सभी लोग अपने दोनों हाथों को चेहरे के सामने कर लीजिए। इसके बाद दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर लीजिए और इसके बाद हमें दोनों हाथ की उंगलियों को क्रम से 1 साथ साथ में खोलना है। 1 2। जब हम सेकंड उंगली खोलते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन इसको हम करेंगे। सभी को करना है। पल्लवी जी 4 5। इसी तरह हम बंद करेंगे। 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 4 5। इसको कम से कम 1 मिनट में हमें 10 से 15 बार करना है। इससे हमारा ध्यान एकाग्र होता है। अगर हमारा मन नहीं लग रहा होता है तो उस चीज में हमारा दिमाग स्थिर होता है और इसमें भी हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है। जो दायां ब्रेन और बायां ब्रेन रहता है दोनों एक्टिव होते हैं। जब इसको हम लगातार से करते हैं तो जो हमारा एक ब्रेन सुस्त तो पड़ जाता है वो धीरे धीरे एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। इसी तरह हमें इन दोनों एक्टिविटी को कंटिन्यू डेली करना है, चाहे हम इसके लिए 5 मिनट करें, हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, चाहे तो हम लेटे लेटे भी कर सकते हैं। जी ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी, बहुत बढ़िया। आपने ब्रेन एक्सरसाइज करवाई, एक्टिविटी करवाई, हमारे दोनों मगज के दोनों भागों को एकदम एक्टिवेट किया है, काम करने के लिए तैयार किया है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। सभी लोग अपना अभिप्राय दे सकते हैं। आपको कैसा लगा चैट बॉक्स में बताइए लिख के। कितने लोग घर पे करेंगे? ओके, गीता जी बता रही है, जी, पारस जी, काशिफ जी, शिक्षा जी, बढ़िया, दीपिका जी, ने भी हाथ उठाया है, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो सत्र को ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। आगे की कार्रवाई के लिए मैं रागिनी जी को इनवाइट करता हूँ। रागिनी जी, आप अपनी बात रखें। मैं अपनी पीपीटी आप सभी के साथ शेयर करता हूँ।
लगभग सभी लोगों ने अपने अपने आसन के नाम तो शो किए ही है। आज का सत्र है हमारा समय प्रबंधन। आसन का नाम आ गया है नियत कार्य का अभिवादन। सभी ने नियत कार्य बहुत अच्छी तरह से किया है। इस बार तो नियत कार्य में पार्टिसिपेट करने वाले लोग बहुत हो गए हैं। बहुत अच्छे से डेली रूटीन में आ गया है सभी का नियत कार्य। सर स्लाइड शो नहीं हो रही। हाँ हाँ राहिनी जी बोलिए, आप, मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। सर स्लाइड शो नहीं हो रही है। हाँ ठीक है। ओके। सभी ने नियत कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया है। सभी का नियत कार्य बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और इस बार तो किसी ने अपनी एक्टिविटी डाली है, जैसे नीलांजना जी ने मेहंदी की डिजाइन डाली है। बहुत अच्छी तरह से मेहंदी की डिजाइन बहुत अच्छा किया। नीलांजना जी आपके लिए क्लिप बहुत सुंदर लग रही थी आपकी मेहंदी की डिजाइन। और जो अपने प्रफुल्ल जी थे ना, उन्होंने स्केचिंग की थी। उनकी स्केचिंग उन्होंने अपने आप को रूबरू बनाया था, तो उनकी स्केचिंग भी बहुत सुंदर लग रही थी। तो प्रफुल्ल जी का भी मैं अभिवादन करती हूँ। नियत कार्य में सभी लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसी तरह सभी लोग अपना अपना पार्टिसिपेट करते रहें। बहुत अच्छा लगता है आपके नियत कार्य को देखते हुए। आपने अपनी जो मूवी देखी हो उसमें कितने अच्छे से देखा है कि कला तो किसी के अंदर भी हो सकती है, उसे बस उभारना पड़ता है। और कबाड़ की चीजों से अपने जरूरत की सामान बना लेना भी बहुत अच्छी बात होती है। तो नियत कार्य बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इसी तरह नियत कार्य करेंगे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया रागिनी जी। देखिए सबसे अच्छा ये है कि मैंने मूवी के रिव्यूज आप लोगों के जो पढ़े, उसमें मूवी में आपने सारे कैरेक्टर को बहुत अच्छे से पहचाना है। और खास करके गुड्डू का जो कैरेक्टर था उससे हम सब और ज्यादा हम सबको छू लिया हो वैसा लगा। और देखिए हमारे क्लास में जब हम पढ़ाने जाते हैं या फिर हम जब पढ़ते थे, अब मान लीजिए कि हम प्राथमिक कक्षा के शिक्षक हैं, तो हमारे क्लास में ऐसे कितने सारे गुड्डू होंगे। जरूरी नहीं है कि जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है उसको जीवन में किसी भी बाबत में, किसी भी चीज में रस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। गुड्डू ने हर चीज में संगीत ढूंढ लिया था और वो संगीत को ही अपना जीवन बनाना चाहता था। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। वहां तक कि वो छोटे से बच्चे ने दूसरों की बात मान के अपनी नौकरी छोड़ दी। उसको उतना संगीत के प्रति लगाव था। तो ये एक जुनून होता है, एक पैशन होता है। और फिर हम देख सकते हैं कि सभी सभी जो बाकी फ्रेंड्स थे उन लोगों ने अपनी कमियों के बावजूद, अपनी मर्यादाओं के बावजूद किस तरह से अपने आप को उठाया, अपनी अच्छाइयों को बाहर लाया और फिर एक दूसरे के साथ मिलकर एक ऐसा बैंड बनाया कि जिससे उनको काफी प्रसिद्धि मिली, लोग पहचानने लगे और अंत में उनको स्कूल की तरफ से कंपटीशन में प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। अब हमें समझना ये है कि ऐसे कितने सारे बच्चे होंगे और ऐसा नहीं है कि ये सारी फैसिलिटी सिर्फ शहर में होती है। अरे गांव के बच्चे भी बहुत हुनरमंद होते हैं। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि गांव के बच्चे शहर वालों से ज्यादा अवेयर होते हैं। उनको बहुत सारी चीजों के बारे में पता होता है। शहर के बच्चों को आप किसी पौधे का नाम भी पूछोगे ना तो वो नहीं पढ़ पाएगा। उसको सिर्फ रटा रटाया बुक का आता है, वो ज्यादा चीजें जानता नहीं है। हाँ अभी थोड़ा गूगल का उपयोग करके थोड़ी बहुत चीज वो जान लेता है। बट गांव के बच्चों को प्रकृति के बारे में भी इतना पता होता है। उसमें कई सारी चीजों के ऑब्जर्वेशन छिपे हुए होते हैं। एक प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, तो उन सारी चीजों को जो हमारे बच्चों ने पकड़ के रखी है, जो उन्होंने अपने जीवन में ऑब्जर्व करके रखी हुई है, उसको हम बाहर निकलवा सकते हैं, उनको हम प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। और जरूरी चीज ये है कि जैसे वो एक म्यूजिक टीम का जो एक साथी था, उसने देखा था कि गुड्डू ने कबाड़ खाने में जाके कबाड़ का उपयोग करते हुए एक पूरी म्यूजिक सिस्टम बना ली। तो ये जैसे वो व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन था ना, शिक्षक का भी ऑब्जर्वेशन वैसे रहना चाहिए बच्चों के प्रति कि कौन सा बच्चा क्या हुनर रखता है, उसमें उसको किस बात में ज्यादा रुचि लगती है।
तो वो अगर हम पकड़ लेते हैं ना तो हम वो बच्चों को ज्यादा मदद कर पाते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और मैं कुछ एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो हम सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो कुछ एक फीडबैक जो है, जो आप लोगों ने मुझे दिए हैं पिछले सत्र के दौरान, और कुछ एक बात रखी है, तो मैं उसको थोड़ा दोहराना चाहता था कि प्रफुल्ल जी का कहना ये है कि वो अपनी हॉस्टल में अपने गुरुओं से भी बहुत कुछ सीखते हैं और वो अपने जीवन में उतारते हैं। उनके जीवन में नियम है, आजीवन है ना, आजीवन भी कुछ नियम लिए हुए है, अनुव्रत लिए हुए है ना। फिर उनका एक फीडबैक भी था कि सभी को मौका मिलना चाहिए बोलने का, तो वो हम हमेशा ध्यान रखते ही है और इस बार और ज्यादा अच्छे से उसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे। आयुषी जी ये कह रही है कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ रहा है। पारस जी ने एक अच्छी बात बताई कि वो हमारे साथी मित्रों, हम लोग सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं। पारस जी ये कह रहे हैं कि हमने अनु जी से सीखा है, नीलांजना जी से सीखा है, नीलांजना जी से आत्मविश्वास पूर्वक बात करना सीखा है, अनु जी एकदम निडर होकर बात रखती है वो सीखा है, हेमंत जी बहुत अच्छे से बात करते हैं और उन्होंने पिछली बार टाइम कीपर की भूमिका निभाई थी, तो मुझे वो भी अच्छा लगा। आर्यांशी जी कह रही है कि अब मैं अगर कोई बात को सोच लेती हूँ तो उसे पूर्ण करने का अंत तक प्रयास करती हूँ। तो ये एक बदलाव जो आर्यांशी जी महसूस कर रही है, ये सबसे बड़ी बात है कि अभी हम अपने कोई भी कार्य के पीछे पड़ जाते हैं और उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार दूसरे सहभागियों से तो सीख ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दृष्टि जी कह रही है कि बहुत सारा जैसे गुस्से पर कंट्रोल करना, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव दृष्टि जी में आया है कि उन्होंने अपने गुस्से के ऊपर काबू कर दिया है ना। और हम सब एक दूसरे से सीखते हुए ही ये बात कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने को देख पाए और हमारा गुस्सा, हमारी जो मर्यादाएं है उसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। हेमंत जी कहते हैं, हेमंत जी इतनी अच्छी प्रस्तुति करते हैं फिर भी वो फीडबैक में ऐसा लिखते हैं क्योंकि वो आदमी खुद को ही ज्यादा अच्छे से पहचान सकता है। तो वो कहते हैं कि मैं पहले बोल नहीं पाता था, डरता था, अब वो डर कम हुआ है। देखो बाकी लोगों को उनकी प्रस्तुति बहुत अच्छी लग रही है, बट जब हेमंत जी को फीडबैक देने के लिए पूछते हैं तो ये बात बताते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि देखो शायद दूसरों को जो अच्छा लगता है और वो जो कर रहा है उसको उसमें भी कमी लगती है। ठीक है, तो ये एक खुद को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी बात है, स्वयं को देखना। हेमंत जी कहते हैं और निडर होना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है। वो श्वेता जी से, आयुषी जी से, अक्षय जी से, शालिनी जी से, सभी से सीखते हैं। और उनका एक सुझाव भी है कि सभी को और बेहतर बोलने का मौका दिया जाए और साथ ही प्रशिक्षण में क्लास लगाई जाए। बहुत अच्छा, हम चाहते ही है। और हमने जो ये हमारी 16 सत्रों की जो ये सीरीज है, उसके पश्चात भी हमने ऐसे सत्र प्लान किए हुए हैं जिसमें सिर्फ आप लोग ही बोलेंगे, पूरा सत्र आप लोग कवर करेंगे और हमें कुछ करना नहीं है। तो ये एक बात आप जरूर ध्यान में रखें सभी लोग। अनु जी कह रही है कि ऐसा सोच लेना कि हम पालन नहीं कर सकते, ये गलत है। नियम लेने से उनकी सार्थकता हो ही जाती है। बहुत अच्छा, मतलब कई बार क्या होता है कि हम डरते हैं कि मैं व्रत तो ले लूं बट मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मुझे डाउट है। बट एक बार व्रत ले लिया और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया तो वो हो ही जाता है। बहुत अच्छा। और वो कह रही है कि मुझे सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। हेमंत जी हमेशा अपना कार्य बहुत अच्छे से करते हैं। देखो हेमंत जी, आपके बारे में क्या फीडबैक है और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? अच्छी बात है, ये हमारी खुद की प्रगति को दर्शाता है और खुद को आगे बढ़ने की संभावनाओं को बढ़ाता है। आयुषी जैन जी जो सोचती है कि हम नहीं कर सकते, फिर भी उन्होंने अस्तानिका में रात्रि भोजन न करने का पालन किया, तो बहुत अच्छा। आयुषी जी से भी वो सीखती है। शालिनी जी कह रही है कि छोटे छोटे नियम हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बहुत अच्छा। मीनाक्षी जैन, उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि हम जो भी करते हैं बच्चे वही सीखते हैं। तो मीनाक्षी जी ने भी एक बहुत अच्छा सटीक बात बताई थी और ये सत्य है, प्रिंसिपल है पेरेंटिंग का, लर्निंग का, बच्चों को सिखाने का, कि हम जो करते हैं उसको बच्चे देखकर सीखते हैं। तो बहुत अच्छा शालिनी जी आपने ये बात बताई है।
सभी की मदद करनी चाहिए, ज्योति जी ये कह रही है, और अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। बहुत बढ़िया ज्योति जी। पूनम जी पिछली बार कुछ कारणवश बोल नहीं पाई थी, बट वो कह रही है कि जो भी कार्य छोटे छोटे अनुरोध लेते हैं वो निष्ठा से करने का प्रयास करते हैं, उससे खुशी मिलते हैं। ये बदलाव मैंने अपने में महसूस किया है। बहुत अच्छा। दीक्षा जी का कहना ये है कि हम अपने हर काम में आलस को दूर करना, ये हमने बदलाव देखा है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के बारे में हमने अपने में बदलाव देखा है। बहुत अच्छी बात है, आलस दूर होनी, ये मतलब दीक्षा जी बहुत बड़ी बात है। मैं आपको अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छा। श्वेता जी जो कह रही है, मेरे में बहुत बदलाव आया है जो मेरे साथ साथ लोगों को भी नजर ना आ रहा है। तो श्वेता जी ये खुद अपने ये लोगों के उनके बारे में जो फीडबैक है वो दे रही है कि मेरे आसपास के लोग मेरे में बदलाव महसूस कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये सभी को प्रोत्साहित करने वाली बात है। मुझे समय कम लगता है, यदि समय और मिले तो बहुत अच्छा लगता है सबके साथ अपनी बात शेयर करना। मैं समझ सकता हूँ श्वेता जी, हमें थोड़ी समय की मर्यादा रहती है, बट आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं, जो भी मित्र उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा उनको झिझक है या थोड़ा उनको समय कम मिलता है, आप अपना वीडियो एक बनाकर मुझे पर्सनली शेयर कर सकते हैं और फिर ग्रुप और साथ में ग्रुप में भी रख सकते हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो आपका जो अंदर से न बोलने का जो एक एयर है ना वो निकल जाएगा। तो आपको जरूर अपने वीडियो बनाने चाहिए और बना के आपको ग्रुप में और हमें शेयर करना चाहिए। सम्यक जी कह रहे हैं कि बहुत आगे बढ़ने का आत्मविश्वास ज्यादा। बहुत अच्छा सम्यक जी, बढ़िया। मैं पहले से ज्यादा शांत रहने लगी हूँ, मीनाक्षी जी ये कह रही है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब हम अपने आप को पहचानते हुए अपने में जो बदलाव आए हैं वो हम देख सके। परक जी कह रहे हैं कि आत्मविश्वास की बढ़ोतरी हुई है। और रिमी जी ये कह रही है कि हेमंत भैया से सीखा कि वो कितने भी असफल क्यों न हो जाए, एक नई उम्मीद के साथ हमेशा कोशिश करते हैं और हार नहीं मानते हैं। बहुत अच्छा रिमी जी, आपने ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है हेमंत जी ने। सिद्धांत जी कह रहे हैं स्पष्टीकरण, उनमें जो बदलाव आया है, लोगों से क्या सीखा है उसमें स्पष्टीकरण है, वक्तव्य शैली है, आत्मविश्वास है और अपने विचारों को अच्छी तरह से प्रस्तुत करना, वो उन्होंने आप सभी मित्रों से सीखा है। पल्लवी जी का कहना है कि सकारात्मक नजरिया वो बहुत जरूरी है, हर एक चीज में पॉजिटिव देखना है ना, क्या अच्छा है उस चीजों में वो देखना। बहुत बढ़िया। शालिनी जैन से वो प्रभावित है, प्रेरित है और उनके खुले विचारों का वो स्वागत करते हैं। बढ़िया। और लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक है वो नीलांजना जी कह रही है कि मैं बहुत खुश रहने लगी। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि स्वयं में हम खुश हो बिना कारण, ये बहुत अच्छी बात है। और ये बदलाव अगर ये इन सत्रों से आ रहा है या अपने में अपने स्वयं में ये बदलाव हम महसूस कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आप सभी लोग जो फीडबैक देते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और आपके फीडबैक के माध्यम से ही दूसरे लोग सीखते हैं। तो मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत तालियां बजाना चाहता हूँ कि आप लोग अपने फीडबैक दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है अपने ही बारे में, अपने फीडबैक के बारे में जानकर आप, तो आप जरूर चैट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिए। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। बताइए कैसा लग रहा है। हाँ सभी मित्र अपना वीडियो ऑन रखें, मैं आप सभी के दर्शन करना चाहता हूँ। दृष्टि जी आप अपने दर्शन हमें दीजिए। बहुत अच्छा दृष्टि, बढ़िया। तो ये बदलाव जो है ना, ये बदलाव ही हमें और ज्यादा बलवान बनाता है। और ये बदलाव मैंने बोला नहीं है कि आप में ये बदलाव आया है, ये बदलाव आप स्वयं बोल रहे हैं कि हम में ये बदलाव आया। ये सबसे बड़ी बात। तो सबसे बड़ा एजुकेशन क्या है कि हमें खुद को पहचानना है, खुद की शक्तियों को, खुद की मर्यादाओं को पहचानना है और उस एजुकेशन पे हम अपना भविष्य बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। बच्चों में भी ऐसा होता है, बच्चों को खुद के साथ जोड़ोगे तो वो और बेहतर कर पाएंगे। चलिए बहुत अच्छा। तो मैं और अपनी स्क्रीन आपको आगे की शेयर करता हूँ। आज के सत्र की हम शुरुआत करते हैं। गीता जी ने बहुत अच्छी स्वास्थ्य की चाबी की आज हमें एक्सरसाइज करवाई है, सबके दोनों ब्रेन एक्टिवेट हो चुके हैं, है ना। तो नियत कार्य का अभिवादन तो कर ही दिया है, 2 वीडियो हमने शेयर किए। किसने दोनों वीडियो देखे हैं अपने हैंड रेज करे और हमें बताए।
मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं, कर रहे हैं। पारस जी ने हैंड रेज किया है। चलिए, बाकी सब लोग ग्रुप में भी लिख सकते हैं जिन्होंने देखे है वीडियो। दीक्षा जी ने वीडियो देखे हैं, चलो ठीक है। पल्लवी जी ने भी वीडियो देखे हैं, बहुत अच्छा। देखो, मैं आप लोगों को फिर से कहूंगा कि वीडियो इसलिए देखना जरूरी है कि ये वीडियो बहुत चयन करके चुने हुए हैं, मतलब बहुत है ना, बहुत ढूंढ कर हम लाते हैं, ताकि वो विषय के अनुरूप आपको कुछ गाइड कर सकते हैं, कुछ मोटिवेशन दे सकते हैं। चलिए, तो मैं आप ही में से किसी व्यक्ति को अनम्यूट करता हूं और आप अपनी बात बताएंगे। तो मैं सबसे पहले हेमंत जी को अनम्यूट करता हूं। हेमंत जी, आप अपनी बात बताएं, पहले वीडियो में आपने क्या देखा। अनम्यूट कीजिए हेमंत। थैंक यू सर जी। सभी के लिए जय जिनेंद्र सर। जो सर पहला वीडियो था सर, उससे हमें यह सीखने को मिला है कि हमें मेहनत करनी है, बट वो मेहनत कैसे करनी है और किस कार्य में करनी है, पहले हमें ये सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें यही पता नहीं होगा कि हम मेहनत कैसे कर रहे हैं, तो और मेहनत हमारा सर हमारे लिए फल नहीं दे पाएगी और उससे हमें कोई फायदा भी नहीं होगा। जिस प्रकार से सर एक गधा है और मेहनत करता रहता है और उस इतनी मेहनत करता है कि उसके मुकाबले में मेहनत कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसको ये पता नहीं रहता कि मेहनत हमें करना कैसे है और कहाँ के लिए करना है, इस मेहनत से हमें क्या मिलने वाला है। तो पहले हमें अपना लक्ष्य तय करना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही मेहनत करनी चाहिए, जिससे हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो सिर्फ कहना मेरा यही है सर कि यदि हम कोई मेहनत करते हैं तो हम कम मेहनत में भी सर अधिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, तो वो मेहनत हमारी उस कार्य में, उस क्षेत्र में हो जहाँ से हमें सफलता मिल रही है। तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि किसी भी कार्य को करने के लिए शॉर्टकट उसका कैसे यूज किया जाए कि कम मेहनत में हम अधिक परिश्रम भी कम करें और सफलता भी अच्छे से प्राप्त कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें पहली वीडियो से यही सीखने को मिला कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको हमें अच्छे से देखना है, समझना है और कम मेहनत के साथ हम ज्यादा परिणाम कैसे प्राप्त करें सीखने को मिला है। बहुत अच्छा हेमंत जी, बढ़िया, आपने अपनी बात रखी और बहुत अच्छे से बताया, है ना। हम गधे तो नहीं है ना। गधा बहुत नहीं मेहनत सर। करता है बट पता नहीं होता है, उसके साथ बस मेहनत करवाते रहते हैं, है ना। तो ये बहुत जी जी अच्छा प्रतीक आपने रखा। चलिए, हम दूसरे वीडियो के लिए भी धन्यवाद। सबको इनवाइट करते हैं और हम आयुषी जी को इनवाइट करते हैं। आयुषी जी, आप दूसरे वीडियो के बारे में बताएं। जी सर, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। सर मैंने दूसरी वाली वीडियो में एलन मस्क के बारे में बताया गया है सर हाँ, कि बताइए। उन मतलब 48 ईयर के हैं और वो 6 कंपनीज के फाउंडर बन गए हैं। उनकी टेस्ला और स्पेसएक्स मेन कंपनी है और ह्यूमंस को वो मार्स पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब प्लानिंग कर रहे हैं वो। और उन्होंने मतलब किस प्रकार से अपने डेली रूटीन को मेंटेन किया है ये बताया है। वो हफ्ते में 4 दिन तो अपने 5 बच्चों के साथ बिताते हैं और उसके साथ ही वो पर्सनल हॉबीज और एक्सरसाइज के लिए भी वक्त निकालते हैं। वह अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं तो भी वह हर टाइम को मैनेज करते हैं, क्योंकि वो इसके लिए टाइम ब्लॉकिंग मेथड का यूज करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग मेथड ऐसी है जैसे अपन कोई टास्क बनाते हैं, जैसे टास्क बनाया, स्टडी को लेकर टास्क बनाया कि स्टडी हमें इतने घंटे करनी है, जैसे स्टडी का बनाया 4 घंटे करनी है। साथ ही हमने टाइम ब्लॉक के अंतर्गत दूसरा मेथड भी, मतलब मेथड में ही दूसरे पेज पर भी एक अपन को चार्ट बनाना चाहिए कि जैसे हमें 10 से लेकर 5 बजे तक स्टडी करनी है, मतलब 4 बजे भी करनी, जितने भी घंटे करनी है। उसके बीच में मेल्स वगैरह आते हैं, जैसे मेल्स मैसेज, ये सब चीजें डिस्टर्ब करती हैं हमें। इन सब के लिए अलग से टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि अधिकतर इंसान इसी चीज में अपना टाइम वेस्ट करता है। तो टाइम ब्लॉकिंग मेथड यही है कि हमें अपने कार्य को डिफरेंट टाइम के हिसाब से ब्लॉक में डिसाइड कर लेना चाहिए, जिससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। सर यही सीखा मैंने। बहुत यस अच्छा। सर। हमारे जो सह प्रशिक्षक है वो उसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे। बहुत बढ़िया। आयुषी जी, आपने अपनी अच्छी बात रखी। रागिनी जी, अंकिता जी, दीप्ति जी, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। जी सर, यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो पहले उसके टाइम टेबल के अनुसार करें, टाइम बना लें उसका कि यह कार्य में इतने टाइम करना है। तो हम अपने टाइम पर निरंतर
कार्यरत रहेंगे, यानी टाइम टू टाइम उस कार्य को करते रहेंगे, टाइम मैनेज कर पाएंगे कि सुबह से दिनचर्या फिक्स कर लें कि हमें सुबह से शाम तक की दिनचर्या हमारी ये रहेगी, तो उसी के अनुसार चलेंगे तो हमारे हर कार्य में हमें सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा, सारी कार्य हमारे बहुत अच्छा दीप्ति जी। और रागिनी जी, आप कुछ नए तरीके से इस बात को रखना चाहेगी कहानी जी के सर, माध्यम जैसे से या? हाँ, जी सर, पहले तो मैं जैसे अपना ही अनुभव बताऊंगी। जब मैं जैन शिक्षा समृद्धि के वेबिनारों से नहीं जुड़ी थी ना, तो मैं कोई भी काम समय से नहीं करती थी कि कर लूंगी फिर कर लूंगी, लेकिन जब से इससे जुड़ी हूँ तो हर काम समय से करती हूँ कि सुबह 5:30 पे उठती हूँ तो योग वगैरह करती हूँ, फिर उसके बाद अपने घरेलू काम करती हूँ, फिर जो नियत कार्य दिए जाते हैं उन सबको देखती हूँ, अपना नियत कार्य करती हूँ। ये सब मेंटेनेंस मिला लिए हैं, मोबाइल के लिए अलग से टाइम निकाल लेती हूँ, तो ये सब करती रहती हूँ सर। जैसे सर कहते हैं ना कि समय समय धन के समान होता है, जैसे हम अपने समय धन को बहुत सोच समझ के कि किस चीज के लिए हमें खर्च करना है, किस चीज के लिए नहीं करना है, तो हम बहुत सोच समझ के करते हैं। तो समय भी ऐसा ही है कि उसे हमें धन के समान ही समझना चाहिए। जैसे सर सूरज भी है, तो सूरज भी एक समय पर ही उगता है और शाम की समय अपने एक समय पे ही वो डूबता है। वो कभी ये नहीं भूलता कि आज मैं थोड़ी देर से उगूं या आज मैं थोड़ी देर से डूबूं। उसका एक नियत समय है, तो वो अपने समय से ही उगता है और अपने समय से डूब जाता है। जैसे सर मुर्गा है, तो वो रोज सुबह बाग देता है, उसका नियम है कि वो हर अपने फिक्स टाइम पर बाग देगा। और अपन लोग वो एक पक्षी होते हुए भी हम इंसानों को जगाने के लिए बाग देता है। तो सर जैसे समय पर फूल उगते हैं, समय पर सब फल उगते हैं, समय पर ही सर हर काम, जैसे घड़ी के 2 कांटे होते हैं तो वो अपनी गति से चलते हैं और वो हमें समय का ज्ञान कराते हैं कि देखो इतना समय निकल रहा है, तो उस समय से हमें अपना कार्य करना चाहिए। तो हमें सर समय के अनुसार अपने कार्यों को करना चाहिए। समय हमें गति प्रदान करता है और समय से करने से ही हम आगे बढ़ते हैं। समय को परिस्थिति के अनुसार नहीं तौलना चाहिए। हमें परिस्थिति ऐसी नहीं आने देनी चाहिए कि वो हमारे लिए कठिन हो जाए। हमें उससे पहले अपनी परिस्थिति के पहले ही कार्य कर लेना चाहिए, जिससे परिस्थिति ऐसी ना आए कि हम वो कार्य कर ना सके। तो हमें अपना कार्य समय से कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं अपना कार्य रूटीन में करती हूँ और जैसे जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ी उसके बाद तो और अच्छे से हो गया है। और फिर शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा में जुड़ी सर, तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया, आत्मविश्वास बढ़ गया। तो हर कार्य सब बिल्कुल टाइम टू टाइम कर लेती हूँ मैं कि मुझे इतने बजे से इतना कार्य करना है, सब आगे बढ़ रहा है। यही मैं अपने शिक्षकों से भी कहूंगी कि आगे बढ़ते रहो, अपने सारे काम समय से करो। ये मत देखो कि क्या हो रहा है, अपना कार्य करो, दुनिया अपने हिसाब से चलती ही रहती है। बहुत थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया। देखिए, कई सारे लोगों ने चैट बॉक्स में भी अपनी बात रखी है। रागिनी जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी या बताई। और हम चैट बॉक्स में भी देख पा रहे हैं कि पल्लवी जी भी लिखते हैं, बहुत अच्छा मैम। सिद्धांत जी लिखते हैं, बहुत अच्छा मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है और अगर समय प्रबंधन हो तो हमें सफलता प्राप्त होती है। बहुत अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। रागिनी जी, आपने अपनी बात रखी, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। और जब भी मौका मिले ऐसे कुछ एक उदाहरण भी हम अपनी जिंदगी से दे सकते हैं ताकि वो सबके काम भी आ सकते हैं। चलिए, तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और आज के सत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोनों वीडियो के बारे में आप लोगों ने बताया, स्वास्थ्य की चाबी बहुत अच्छे से अंकिता जी ने करवाई और फीडबैक के बारे में हमारी चर्चा हो गई। मैं इसको अभी वापस नहीं लेता हूँ। हाँ, एक चीज है कि हम ग्रो हो रहे हैं कि नहीं, हम में बदलाव आ रहा है कि नहीं, हम सकारात्मक दिशा में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ सवाल है जो हमें अपने आप को करते रहना है। क्या मेरे खुद के नजरिए में कुछ परिवर्तन आया है? क्या मेरी आदतों में बदलाव आया है? क्या मैं खुद की धार तेज कर रहा हूँ, कर रही हूँ? रोज मेरे में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है? जब से आप जुड़े हैं तब से आप अपने आप को ये सवाल करते रहे। ये सवाल करेंगे और उसमें से अगर आपको जवाब मिलेगा हाँ में, तो आपका हौसला और बढ़ेगा, आपको तसल्ली भी मिलेगी और आपको और आगे काम करने का मन होगा।
मैं अपना कार्य कैसे करता हूँ, कैसे करती हूँ, हाथ से करते हैं, दिमाग से या दिल से, दिल लगा कर करते हैं कि नहीं, क्या मैं परिवार के लोगों और बच्चों में उनकी अच्छाइयाँ देख पा रही हूँ, ये हमें अपने आप को पूछना है। क्या मैं अपने आसपास के लोगों में उनकी शक्ति के अनुसार उनको अपने जीवन के कार्य को पूरा करने के लिए गतिमान देख पा रही हूँ, ठीक है। क्या मैं प्रशिक्षण में सीखी बातों को किसी और से को सिखा रहा हूँ, इसके लिए मैं किसी से बात कर रहा हूँ। देखो ज्यादातर होता क्या है, लंबे समय तक अगर कुछ याद करना है, रखना है, तो हमें 72 घंटे में जो भी नया सीखते हैं ना, वो किसी को सिखा दें। जब हम किसी को सिखाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा फायदा तो हमें ही होता है कि हमें वो चीज याद है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई हमने आज समय प्रबंधन का सत्र सुना, सीखा, उसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, तो मैं अगले 72 घंटे में 5 लोगों को इसके बारे में जानकारी दूंगी और सिखाऊंगी या सिखाऊंगा। और देखिए फिर कमाल क्या होता है, आप खुद वो सीख जाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। तो ऐसा हर एक सत्र में हमें करना है। मैंने अपने विद्यार्थी के गुणों को नोट करना शुरू किया, क्या है ना, अपने आप को पूछिए, अपने आसपास के लोगों के बारे में, अपने मेरे लक्ष्य तय हो गए हैं, मेरी योजना तैयार है क्या, ठीक है ना। तो ये सब हम पूछते रहे तो हम अपने में वो बदलाव पाते रहेंगे या फिर बदलाव करने के लिए हम तैयार हैं। चलिए, तो सही है ना ये सारे सवाल? चैट बॉक्स में बताइए, पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं खुद से? पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? बढ़िया। तो अगर ये सवाल पूछ लेंगे ना, तो हम अगर रुक गए हैं तो फिर वो रुकी हुई गाड़ी भी आगे चलने के लिए शुरू हो जाएगी, है ना। वो धक्का अंदर से लगेगा, अरे रे रे, मैंने ये सवालों के जवाब मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं दे पा रही हूँ, इसका मतलब मैं रुक गया। तो वो रुकने की जो बात है, उसको धक्का लगेगा इस सवालों से, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा समझ, आप सभी ने आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा। हाँ ठीक है पूनम जी, आप जुड़े रहिए। और सत्र के, है ना, तो हम आज के मुख्य विषय के ऊपर बात कर रहे हैं और मुख्य विषय है समय प्रबंधन। तो आप बताइए समय प्रबंधन क्या है, जल्दी से चैट बॉक्स में फटाफट अपनी बात रखिए। संकित जी, कोई लेफ्ट हो रहा है तो जरा नोट कर लीजिएगा। जी सर। समय का सदुपयोग करना, ओके हेमंत जी। हेमंत जी के लिए समय प्रबंधन मतलब समय का सदुपयोग है। बहुत अच्छा हेमंत जी, सब यही सोचते हैं कि कुछ अलग ही सोचते हैं? माधुरी जी भी यही कह रही है, समय का सदुपयोग, ओके। सभी कार्य को समय पर करना, ओके। समय का उपयोग करना, हेमंत जी कह रही है, ठीक है। समय को कार्य के अनुसार विभाजित करना, बहुत अच्छा अनु जी। समय प्रबंधन से आशय है कि कार्य को समय के साथ निर्धारित करना। अच्छा आयुष जी, अच्छा अनुषा जी, समय का उपयोग करना, किसी न का समय पर करना, ओके। टाइम का उपयोग सही कार्यों में, समय की बचत करना, बहुत अच्छा आर्यांशी जी। टाइम का सदुपयोग करना चाहिए, अपने हर काम को टाइम पर करना चाहिए, समय की कीमत करना एवं उसका सही उपयोग करना, बहुत अच्छा। तो मोटा मोटा आप लोग सही लिख रहे हैं। समय के उपयोग के बारे में बता रहे हैं, समय का सही तरीके से उपयोग करना, कम समय में, है ना, समय को बचाना, कम समय में काम को करना, निर्धारित काम को करना, बढ़िया। तो मोटा मोटा आप लोग सही बता रहे हैं। देख, आप एक चित्र देख पा रहे हैं कि व्यक्ति तो एक ही है बट बहुत सारे काम करता है ना। समय का सही उपयोग करते हैं तो बहुत सारे काम एक व्यक्ति भी कर सकता है, पूरे देश को अच्छे से चला सकता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि समय कभी भी गुजरता नहीं है, समय हमारे जीवन में से गुजर जाता है, ठीक है। तो समय कभी गुजरता नहीं है, समय हमारे जीवन में से गुजर जाता है अगर हम उसका सही तरीके से उपयोग ना करें। इसलिए हमें समय प्रबंधन करना यानी स्वयं का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। अगर स्वयं का प्रबंध नहीं करते हैं तो समय के साथ हम बह जाएंगे और जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ये चीज हमें बहुत याद रखनी है, समझनी है। हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे
जिसके पर हमें ध्यान जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति जो हमारे गांव में है वो समय का इतना जबरदस्त उपयोग करते हैं कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे कि जिनमें बहुत कुशलता होगी, बहुत टैलेंट होगी, है ना, बहुत कुछ आता होगा, फिर भी वो समय का उपयोग नहीं कर पाए, इसके कारण वो वहीं के वहीं रहे, घर गए। बहुत जरूरी है कि समय का प्रबंधन करना खुद के लिए। तो समय प्रबंधन क्यों जरूरी है, तो वो भी आपने बताया कि समय का सदुपयोग करना है। तो कैसे करना है इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। समय प्रबंधन करना यानी जीवन की हर घटनाओं को अवसर में बदल लेना। ठीक है, तो अवसर मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी, है ना। तो जैसे ही समय का उपयोग करते हैं तो हम हमारे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है कि ये अपॉर्चुनिटी बनाते कैसे हैं, अपॉर्चुनिटी तय कैसे करते हैं, अपॉर्चुनिटी खड़ी कैसे करते हैं। तो उसके लिए आगे के सेंटेंस में आप पढ़िए कि आग लगने पर कुआं खोदने जाना बल्कि एहतियाती उपाय करना, है ना। मतलब कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन का जो हमारा जो स्वभाव होता है वो स्वभाव कैसा होता है कि भाई जब जरूरत पड़ेगी तब कर लेंगे, अभी क्या है, आने दो चीजों को, तब सोचा जाएगा, ठीक है कर लेंगे, है ना। तो इसके कारण क्या होता है कि हम प्लान नहीं करते, और प्लान नहीं करते नुकसान हो जाता है। चलिए मैं आप लोगों को एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है। आप सभी को है ना अगले 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। चलिए सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लें, मैं एक एक्टिविटी आप लोगों को करवा रहा हूँ। बढ़िया, अब मैं आप लोगों को कुछ सवाल पूछता हूँ जो आंखें बंद करके आपको सोचना है कि आगरा में जो ताजमहल है वो कितनी बार बना है। 30 सेकंड में आप जरा सोच के बताएं, आगरा में जो ताजमहल बना है वो कितनी बार बना है। चलिए अब जवाब आ गया हो तो आप जल्दी से चैट बॉक्स में लिख लें कि आगरा में जो ताजमहल है वो कितनी बार। फटाफट जवाब लिखते हैं, एक बार, एक बार, हम्म, हम्म, एक बार, आर्यन, सभी ने जवाब लिखा। पूनम जी ने मेरे ख्याल से एक ही बार बना है, आयुषी जी कह रही है 3 बार बना है। अब देखो कितना विरोधाभास है, पल्लवी जी कह रही है 2 बार बना है ना। देखिए सम्यक जी कह रहे हैं 1 बार बना है, ठीक है, और कई लोगों ने तो जवाब ही नहीं दिया है, हमें तो पता ही नहीं है कितनी बार बना है। बना होगा, एक बार बनाने, एक बार लिखने का भी हिम्मत नहीं हो रही है। देखिए फिर उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे जिससे दोबारा ना बन सके। अभी आयुष जी ने पूरा इतिहास खोल दिया, अभी इतिहास हमें समझा दिया, बढ़िया आयुष जी, आप इतिहास समझा रहे हैं हमें, ठीक है। और क्या, नीलांजना जी कह रही है 1 बार बना है, ठीक। तो देखो कई लोगों ने अभी आंसर नहीं दिया है, मैं देख पा रहा हूँ। पल्लवी जी भी 1 बार कह रही है। पल्लवी जी पहले आपने कुछ और जवाब लिखा था, अभी वो जवाब बदल दिया लगता है। अच्छा आप प्रिया जी और पल्लवी जी एक साथ जुड़े यार, इसलिए ठीक है। तो एक जवाब प्रिया जी का था, एक जवाब पल्लवी जी का था, रियंका जी 1 बार, ठीक है, ओके, फाइन। सिद्धांत जी का जवाब आ गया है, ओके, ठीक है, समझ गया मैं, बढ़िया। तो जिन जिन लोगों ने 2 बार लिखा है उसमें से कुछ कोई कहना चाहेगा 2 बार क्यों लिखा है। हेमंत जी ने जैसे 2 बार लिखा है, सर बना 1 बार है लेकिन उसकी कीमत समय के साथ अमूल्य है। सम्यक जी अभी आप ज्ञान बांटने लगे, हमें ज्ञान नहीं बांटना है, हमारा सीधा सवाल है कि आगरा में जो ताजमहल है वो कितनी बार बना है। आपकी बात सही है, वो सब अमूल्य है, बहुत कीमती है, वो सब सही है, बताइए। पत्थर से बन रहा था, ओके, सिद्धांत जी ने बताया 1 बार। चलिए कोई, हेमंत जी आप अनम्यूट करके बता सकते हैं, आपने 2 बार लिखा है,
हम JSS से जवाब आया है, हमारे संकित जी ने बोला है 3 बार बनाए। देखो अभी वो तो छप्पर फाड़ के बोल रहे हैं, लेकिन फिर बाद में वो किसी कारणवश ना बना। ठीक है, तो बोलिए, कोई कुछ कहना चाहता है इसके बारे में? जिन्होंने 2 बार लिखा है वो कुछ कहना चाहते हैं? अभी आयुषी जी ने वापिस ज्ञान बांटा, बिजली से गिरने से गिर गया था। अरे वो हमें गिरने की बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ ये देखना है वो कितनी बार बना। ठीक है ना आयुषी जी, आप तो हमें बहुत कुछ ज्ञान दे रहे हैं ताजमहल के बारे में। देखिए, तो कुछ कोई कहना नहीं चाहता है तो मैं आपको बताता हूँ कि आगरा का जो ताजमहल है ना, वो एक्चुअली में 3 बार बना है। तो कई सारे लोगों ने एक एक का जवाब दिया है कि भाई वो एक ही बार बना है, एक ही बार बना है, एक ही बार बना है। तो हमें ये देखना होगा कि कैसे ये 3 बार बना है। तो आप सोचिए, आप समझिए कि सबसे पहले वो जो जगह है जहाँ पे ताजमहल था ना, वहां कुछ नहीं था। वो यमुना नदी के किनारे वो जगह खाली थी, वो जंगल था। ठीक है, तो वो पूरा जंगल था, उसमें अ, अ, ऐसे ही कोई जगह होगी जिसका कोई उपयोग नहीं होगा, तो उस जगह को चुना गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो ताजमहल है, वो जो राजा थे, है ना, शाहजहां, उनके दिमाग में बना। उन्होंने आंखें बंद करके देखा कि मैं एक ऐसी टूटी बनाना चाहता हूँ कि जिससे वो जिसमें आरस पान का उपयोग हो, मार्बल का उपयोग हो, तो बहुत बड़ी हो, चारों तरफ से जैसी दिखे वैसी हो। तो ऐसे उन्होंने अपने आप में वो चित्र देखते गए, देखते गए, देखते गए, और उन्होंने देखा कि हाँ, तो ऐसा कुछ चित्र होगा जो मैं बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ताजमहल कहाँ बना? कहाँ बना? जवाब दीजिए। मेरी आवाज नहीं आ रही है? सभी को मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? इधर आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, बहुत अच्छा सीखा है। तो मन में बना सबसे पहले ताजमहल, दिमाग में बना। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले कोई भी चित्र बनता है, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं ना, तो पहले हम मन से हासिल, और मन से हासिल किया, उसके बाद वो जो चित्र देख लिया, यानी हमारे भारत में जितने भी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स है या विश्व में जितने भी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स है, वो सारे मॉन्यूमेंट्स, इवन हमारे घर का आविष्कार भी 3 ही बार हुआ। तो वो एक बार मन में छप गया, बन गया, उसके बाद वो जो मन में दिखा उसका एक मॉडल बनाते हैं। ठीक है ना, अगर आप आर्किटेक्चर के पास जाओगे तो उनको बताओगे कि मेरा ऐसा ऐसा सोच है, मेरे घर को ऐसे ऐसे बनाना, तो वो आपको ऐसा एक मॉडल बना के देगा कि देखो आपका घर तैयार हो जाएगा ना, फिर इस तरह से दिखेगा। तो ये दूसरा हुआ। और तीसरा, हकीकत में वो जो जगह पे बनता है, तो हर चीज का आविष्कार 3 बार होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, तो समय प्रबंधन का सबसे ज्यादा उपयोग हमारे लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमारे जीवन में हमने लक्ष्य तय किया है, तो वो लक्ष्य अगर मन में बना हुआ है, तो हम समय प्रबंधन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से समय का उपयोग कर सकते हैं। जो भी पाना है वो पहले मन में हमें तय कर लेना है कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है। तो मन में दिखेगा, तो फिर आप उसकी डिजाइन बनाओगे, और डिजाइन बनाओगे तो फिर आप अपने कार्यों को गति दे पाओगे। बट अगर हम मन में देखेंगे ही नहीं, तो समय ऐसे ही फिजूल में वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो? तो हर चीज का आविष्कार 3 बार होता है। तो समय प्रबंधन का सही उपयोग करने के लिए अपने लक्ष्य को तय करना बहुत जरूरी है। चलिए, तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो समय प्रबंधन के साथ मनुष्य समस्या केंद्रित नहीं बल्कि अवसर केंद्रित बनता जाता है ना, क्योंकि उसको पता है कि समय का उपयोग कैसे करना है, तो वो हर एक चीज में अवसर ढूंढता है और हर एक कार्य को अवसर की तरह करता है, क्योंकि वो उसके लक्ष्य के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो फिर वो समस्या केंद्रित क्या होता है, अरे मुझसे ये हो नहीं रहा है, देखो ना मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, अरे वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं हाँ, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं तो पहले से ही
काम बहुत लेट करता हूँ, ये सब समस्याएं होती है जो हम अपने बारे में बोलते रहते हैं, मानते रहते हैं, क्योंकि हमने अपने लक्ष्य के साथ अपने आप को जोड़ा नहीं है, लक्ष्य के साथ जोड़ लेते हैं। तो ये समस्या केंद्रित जो मानस होता है वो बदल के अवसर केंद्रित हो जाता है कि हर एक काम को जो हमारे हाथ में कार्य आता है उसको लक्ष्य के साथ कैसे जोड़े और उसको कैसे आगे ले जाए। बढ़िया, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमें थोड़ी एक बात ये जाननी है कि हमारा समय जो है ना वो 4 भाग में नापा जा सकता है। तो कुछ एक कार्य ऐसे होते हैं जो तुरंत करने वाले होते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं। आप दोनों एक्सिस पे देख सकते हैं, एक पे लिखा है तुरंत करने वाले कार्य, दूसरे में लिखा है तुरंत नहीं करने वाले कार्य, एक पे लिखा है महत्वपूर्ण है, एक पे लिखा है महत्वपूर्ण नहीं, वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि तुरंत करने वाले जो कार्य है और जो महत्वपूर्ण है वो कार्य जिसको जल्दी ही निपटाना पड़ता है, आग लगी और कुआं खोदा वैसी, है ना। जैसे कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर हम बहुत कुछ बाहर का खाते रहते हैं स्पाइसी और वो सब, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, तो होता क्या है, तो फिर एकदम इमरजेंसी आ जाती है, डायबिटीज बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर बहुत अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं तो डॉक्टर के पास भाग के जाना पड़ता है। इमरजेंसी वाले जो कार्य होते हैं, जैसे कि लाइट का बिल आखिरी तारीख पे ही भरने दौड़ेंगे, साइकिल में हवा तब तक नहीं भराएंगे जब तक वो टायर में हवा एकदम कम नहीं हो जाती है, पेट्रोल हम लास्ट ब्लिंक तक देखेंगे कि अभी तो पेट्रोल है, चलो आखिरी एक दोरा बचेगा तो भरा लेंगे। तो ये सारे कार्य ऐसे होते हैं कि फिर तुरंत करने में भागना ही पड़ता है ना। गाड़ी बस पकड़नी है तो बस पकड़ने के लिए घर से 2 मिनट पहले निकलेंगे तो फिर पूरे रास्ते में दौड़ते दौड़ते जाएंगे, है ना, क्योंकि एकदम आवश्यक है, करना जरूरी है, और बस छूट गई तो काम छूट जाएगा। तो इस तरह के कार्य होते हैं जो तुरंत करने होते हैं, महत्वपूर्ण भी होते हैं ऐसे कार्य। कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जो तुरंत नहीं करने वाले हैं बट बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि खुद, है ना, खुद को एक्सरसाइज के लिए कार्य करना, योग करना, प्राणायाम करना, है ना। और ये कार्य ऐसे होते हैं ना कि कम गति से काम चालू रखते हैं तो लंबी अवधि में हमें उसका सबसे ज्यादा फायदा होता है, गुणात्मक परिवर्तन हमें बहुत आता है। हम संबंधों में अच्छे से जी पाते हैं, दोस्तों का दिल जीत पाते हैं, अपने सारे कार्य को प्लान करते हुए अपने जीवन को बहुत अच्छे से सारे लक्ष्य पूरे कर पाते हैं। फिर एक बात है कि कार्य तुरंत करने वाले हैं बट महत्वपूर्ण नहीं है। अब कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर, मतलब आप देख लो कि अगर ये सीरियल मैंने नहीं देखी, ये जो टीवी सीरीज आती है अगर मैंने ये नहीं देखी तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। या फिर आईपीएल जो है, इंडियन प्रीमियर क्रिकेट लीग, मतलब आप कई बार ऐसा लगता है कि ये जो लीग है वो तो मैं देखता हूँ तो ही चलती है, मतलब हम कुछ भी करके उसको देखने का प्लान कर ही लेते हैं, मतलब उसमें प्लान कर लेते हैं, मतलब क्या कि हमारे अगत्य के जो कार्य है उसको भी बाजू में रख के इसको पहली प्रायोरिटी दे देते हैं कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, चाहे फिर पढ़ाई रह जाए, एग्जाम के लिए तैयारी रह जाए वो चलेगा, बट ये तो मैं देखूंगा ही और ये पूरा देख के ही पढ़ाई करूंगा, ऐसा। तो ये एक आभास रहता है। फिर कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने आपके फ्रेंड का फोन आ गया तो आप फिर उसके साथ लंबी लंबी बातों में लग जाते हैं, ठीक है, और आपको आपको अंदर से तो ऐसा होता है कि अरे मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, बट आप उसको मना नहीं कर पाते हैं, आप लंबी लंबी बातें करते हैं और आपको ऐसा भी लगता है कि ये आपका टाइम खा रहा है। तो हम लंबी लंबी खींचते हैं, लंबी लंबी फोन पे बातें करते हैं जिसमें हमारा समय पूरा खलास हो जाता है और हम ऐसा मानते हैं कि हम अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। तो ये जो कार्य है ना, ये करने वाले हैं बट वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम उसमें बहुत सारा समय दे देते हैं। और एक जो है वो जो महत्वपूर्ण भी नहीं है और तुरंत नहीं करने वाले कार्य है, वो उसमें जो हमारे बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। कैसे समय बर्बाद हो जाते हैं, तो टीवी देखना, बैठ के लंबे लंबे समय तक मोबाइल को ऐसे करते रहना, है ना, ये हमारे टाइम खा जाने वाले कार्य। अभी मैं उसको आपको एक उदाहरण के साथ भी समझाता हूँ कि ऐसे हो सकता है कि तुरंत करने वाले कार्य में लाइट बिल, गैस बिल, गाड़ी में पेट्रोल, बस पकड़ना, ठीक है। तुरंत नहीं करने वाले कार्य बट महत्व है, पढ़ाई में ध्यान देना, अच्छे से पढ़ाई करना, अपनी एग्जाम बार बार लेना, है ना, और उसको आगे बढ़ाना। हाँ, महत्वपूर्ण नहीं है, तुरंत करने वाले फोन पे लंबी लंबी बातें करना, कोई मिलने आ जाए तो उसे बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा समय दे देना,
हम उनके ही बारे में सोचते हैं, हम मना नहीं कर पाते। ऐसे लोग ऐसे होते हैं, मना ही नहीं कर पाते, उनको बुरा लग जाएगा। अरे मेरा मेरा कार्य अगर बहुत इंपॉर्टेंट है फिर भी हम उनके बारे में सोचते रहते हैं। और कुछ लोग हैं जो चौथा है, जो बिल्कुल महत्वपूर्ण भी नहीं है और तुरंत करने वाला कार्य भी नहीं है, गप्पे लगाना, चुगली करना। अरे इसमें तो इतना टाइम जाता है और उनको इतना लगता है कि मतलब चुगली करके पेट भरना, कितनी चुगली करते हैं जो जीवन में कुछ काम की नहीं। तो ये हमें बहुत ध्यान में रखना है कि हम ये चार सारे कार्यों को अच्छे से समझ दे पाता हूँ तो वो अच्छी बात है अगर वो कर रहे हैं। या फिर तीसरे में किसी को मना ही नहीं कर सकते हैं, लम्बा है ना, मन में एक अंदर से गिल्टी रहती है, अपराध रहता है, अरे मैं किसी को मना ही नहीं कर सकती, ये व्यक्ति मेरा समय खा जाता है, फिर भी मुझे देना पड़ता है, मुझे बुरा लग जाएगा, ऐसा सोचते हैं तो वो हो जाएगा। और चौथा तो आपको पता ही है कि ज्यादातर हम देखते हैं कि लोग यही इसी में सबसे ज्यादा समय अपना व्यतीत करते हैं। समझ में आ रहा है सभी को, यस और नो? जरा चैट बॉक्स में लिखिए ये 4 भाग समझ में आए। और आप अपने आप को भी जज कर सकते हैं कि आप किस भाग में काम करते हैं। चलिए भाई, तो हमें तय करना है। देखो सबसे बेस्ट जो है ना वो दूसरा भाग है कि सब कुछ प्लान करके करें सारे कार्य, है ना। कटोकटी कभी कभी आ सकती है, वो मैनेज हो जाती है, बट पूरा जीवन कटोकटी में ही जाए वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो जो जिसके पास अपने प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है ना, वो दूसरे कार्यों के लिए ना बोल सकते हैं। जिसका लक्ष्य नहीं होता है ना, वो किसी को ना नहीं बोलते, सबको हाँ बोल देते हैं। जिसका लक्ष्य होता है ना, वो किसी भी व्यक्ति को हिम्मत से ना बोल देता है। ठीक है, इसमें किसी को बुरा नहीं लगता है। लक्ष्य है तो काम कर रहा हूँ, और जब भी समय मिलेगा तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, आपसे बात कर लूंगा। ठीक है, तो बहुत जरूरी है समझना अपने लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो स्वयं प्रबंधक कैसे बने? तो अब ये 4 भागों में हमने देखा, है ना। तो अब स्वयं प्रबंधक बनना कैसे है? तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि हमें अपनी भूमिकाएं है ना स्पष्ट करनी। ठीक है, तो भूमिकाएं क्या होती है हमारी? तो हम देख सकते हैं कि अभी हम कितनी भूमिका में जीते हैं। हम किसी की बेटी है, हम किसी की वाइफ है, हम किसी की माता है, हम किसी स्कूल के टीचर है, हम एक नागरिक है, हम किसी के मित्र है। तो हमारी 6, 7, 8, 10 भूमिकाएं होती हैं। तो सारी भूमिकाएं हमें स्पष्ट होनी चाहिए कि मेरी ये भूमिका है। और हर भूमिका का भी लक्ष्य हो सकता है कि बेटी के रूप में मुझे अपने माता पिता के लिए क्या करना है, बहन के रूप में अपने भाई के लिए क्या करना है, माता के रूप में अपने बच्चों के लिए क्या करना है, शिक्षक के रूप में हम मुझे क्लास में किस तरह से पढ़ाना है, उन बच्चों के लिए क्या करना है, मेरी स्कूल के लिए क्या करना है। तो भूमिकाएं जितनी स्पष्ट होगी उसके सामने उसके लक्ष्य भी हमें लिखने रहेंगे कि भाई भाई को मैं इस जन्मदिन पे कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ, या भाई की एग्जाम आ रही है तो मैं उसके लिए कुछ इस तरह से मदद करना चाहती हूँ। ये आपका लक्ष्य हो सकता है। बेटी के रूप में मम्मी पापा के लिए, अब मम्मी पापा की उम्र हो गई है तो उनको मुझे एक अच्छी सी घर में व्यवस्था करनी है, उनको फ्रिज ला के देना है, गिफ्ट देना है, कुछ भी कोई भी काम कि जिससे माता पिता का जिंदगी आसान हो सके, सरल हो सके, तो वो लक्ष्य हो सकता है। किसी भी तरह की मदद करनी है बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए कि भाई उनकी अच्छी शिक्षा हो, उसके लिए मेरे लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य के लिए मैं क्या कर रही हूँ। तो भूमिका के साथ उन सारी भूमिकाओं के लक्ष्य हमें लिखने हैं कि मेरी भूमिका ये है और लक्ष्य ये है। मैं आपकी बहुत सारी भूमिका हो सकती है, आप शुरुआत है ना पहले 3 भूमिका से करें जो आपकी ओर लगती है कि सबसे महत्वपूर्ण है। एक माता के रूप में होती है, एक शिक्षक के रूप में होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब शिक्षा व्यवस्था में है। तो शिक्षक के रूप में जो भूमिका है वो, फिर हमारे खुद के जो लक्ष्य है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरे खुद के लक्ष्य क्या है, तो वो भूमिका। तो 3 भूमिकाओं को लेके चले कि भाई आप स्पष्ट हो जाए और उसके हिसाब से काम करना शुरू करें। फिर जैसे जैसे उसमें हमारा काम बढ़ता जाएगा तो हम बाकी भूमिकाओं में भी लक्ष्य बनाने लगेंगे। ठीक है, फिर उसका लक्ष्य स्पष्ट करें। तो मैंने वो बताया आपको कि भाई इस है ना क्या लक्ष्य हो सकता है। तो जैसे हेमंत जी ने ग्रुप में लिखा है कि भाई नई शिक्षा नीति में CIT करके एक नया फॉरम आ गया है कि जिसमें
आपकी अभी जो टेस्ट है वो अलग तरीके से ली जाएगी, उसमें सारी बातें भी लिखी गई है जिससे आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से कुछ हासिल करना है तो आप पहले उसका आप अपना लक्ष्य तय कर लीजिए और उसके लिए तैयारी करने के लिए जहां से भी मार्गदर्शन उपलब्ध होता है वो ले लीजिए और उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। लक्ष्य स्पष्ट होना जरूरी है, जब तक लक्ष्य नहीं है ना तब तक हम घूमते रहते हैं। फिर उसका शेड्यूलिंग करना है भाई, भूमिका स्पष्ट हो गई, लक्ष्य स्पष्ट हो गया तो शेड्यूलिंग करना है, कौन सा कार्य पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, तो उसको नंबरिंग करेंगे, है ना। वो नंबरिंग करेंगे तो पता चलेगा, जैसे कि हम ऐसा मान ले कि एक उदाहरण के रूप में ले लें कि हमें सरकारी नौकरी करनी है और अच्छे शिक्षक के रूप में कहीं जाना है, ठीक है, या फिर हम जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उस स्कूल में हमें टॉप तक जाना है, तो हम पहले ये तय करेंगे कि उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा। तो पहले तो सबसे तो हमें उस हिसाब से उसको नंबरिंग करना पड़ेगा, है ना। तो हो सकता है कि एग्जाम देने के लिए बहुत सारा मार्गदर्शन कहीं से लेना पड़े, इंफॉर्मेशन निकालनी पड़े, तो पहले वो करेंगे। फिर मटेरियल इकट्ठा करना पड़े तो मटेरियल इकट्ठा करेंगे। उसके बाद लोगों के अनुभवों को सुनना पड़े तो लोगों से बात करेंगे, अनुभव सुनेंगे। उसके बाद हम सिलेबस को देखेंगे कि कौन सा पहले पढ़ेंगे, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, और एग्जाम आने तक कैसे 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 पढ़ेंगे ताकि सारा सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, फिर एग्जाम की तैयारी में एग्जाम के समय, एग्जाम के दिन क्या करेंगे, कैसे हम अपना पेपर देने की तैयारी करेंगे, वो सारी छोटी छोटी बात होती है। बट एक बार मन में प्लान हो जाए तो वो अच्छे से होता है। और फिर हर दिन उसमें कुछ ना कुछ अपडेट करते रहे, अनुकूल करते रहे, जो भी आपको लगता है। एक बार ये तीनों तय हो जाते हैं तो फिर करने का काम और आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता है क्या करना है, कैसे करना है। तो फिर उसमें हम अपनी अनुकूलता से ऐड और डिलीट करते रहते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया स्वयं प्रबंधक कैसे बने? चैट बॉक्स में लिखिए, कोई सवाल है इसमें? हमारे सह प्रशिक्षक भी अगर कुछ इसमें कहना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये ये फ्लो है। इस फ्लो के हिसाब से अगर हम काम करेंगे, भूमिकाएं क्या क्या है, लक्ष्य क्या क्या है, शेड्यूलिंग कैसे करेंगे लक्ष्य को पाने के लिए, और फिर हर दिन उसमें क्या हम नया ऐड कर सकते हैं, या फिर हर दिन के हिसाब से वो शेड्यूल को कैसे फॉलो करें, पढ़िए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और समय प्रबंधन का अच्छा तरीका क्या है। तो अब आप ये समझिए कि बहुत सारे लोग डायरी मेंटेन करते हैं, हम सब भी डायरी मेंटेन करते हैं। तो डायरी में हम क्या करते हैं कि भाई कल जो काम है उसका पूरा लिस्ट आज बनाएंगे, है ना, एक दिन का। या फिर हम क्या करते हैं कि महीने का जो भी काम है वो महीने का पूरा काम हम एक कागज में लिख देते हैं कि ये महीने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक है, फिर होता क्या है कि रोज का लिस्ट हम बनाते हैं तो शाम को जब देखते हैं तो भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बाकी नहीं हुआ तो फिर दूसरे दिन लिखते हैं कि चलो ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। फिर कल के काम को भी उसमें जोड़ लेते हैं। फिर दूसरे दिन शाम को भी वैसा करते हैं, आज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कई लोग ऐसा कुछ नहीं करते, बस करते रहते हैं जो काम आता है। तो उसमें होता क्या है कि कई सारे काम ये डे टू डे करने वाले काम हैं, और कई बार हमें अफसोस भी होता है कि अरे अरे मैं काम ही करता रहता हूँ, वो जैसे हेमंत जी ने बताया ना कि गधे की तरह काम ही करता रहता हूँ, फिर पहुंचता नहीं, ऐसा एहसास ही नहीं होता है, पूरा दिन काम में ही निकल जाता है। तो वो हमें हमारे से हमसे जुड़े, जो काम हम कर रहे हैं वो हमसे जुड़े, तो उसके लिए क्या प्लानिंग कैसे होना चाहिए, समय प्रबंधन कैसे करना चाहिए। तो फोर्थ जनरेशन जो टाइम मैनेजमेंट है वो क्या कहता है, फोर्थ जनरेशन टाइम मैनेजमेंट जो कहता है वो अ, इस तरह से कहता है कि पहले हमें समय प्रबंधन में हमें पहले लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहिए, है ना। 10 साल के बाद हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं वो सोचना है, वो देखना है कि 10 साल के बाद हम कहाँ होंगे, किस फील्ड में होंगे, क्या करना चाहेंगे, और इसके लिए आपको खुद के ऊपर काम करना जरूरी। ठीक है, खुद को सवाल पूछना जरूरी। फिर मध्यम अवधि, पिछले कुछ वर्षों में, मतलब आने वाले कुछ वर्षों में, 5 से 6 सालों में कहाँ पे है, क्या देखते हैं, 3 से 5 सालों में अपने आप का कहाँ, अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं। शॉर्ट टर्म प्लानिंग, महीनों में, आने वाले महीनों में हम क्या कर सकते हैं, अगले 2 महीने में हम क्या हासिल करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि 1 दशक का जो लक्ष्य है उसको आप बांटेंगे तो फिर वो मध्यम अवधि में बढ़ जाएगा कि भाई
दशक के बाद यहाँ पहुंचना है तो अभी अभी क्या करना है, अगले आने वाले 6-7 सालों में क्या करना है, 3 सालों में क्या करना है, और वो 3 साल और 6 साल के लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग आज कैसे शुरुआत करेंगे, अभी अगले 2 महीने के लिए लक्ष्य क्या है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह से प्लान हम करें। अब देखिए कि ओलंपिक में जो खिलाड़ी होता है तो ओलंपिक जब आता है तभी वो तैयारी नहीं करता है, वो दूसरा ओलंपिक खत्म होते ही चालू कर देता है। जैसे कि मीराबाई चानू है, तो मीराबाई चानू ने पिछले ओलंपिक से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, ऐसा नहीं है कि ओलंपिक आने से पहले मैं तैयारी की। तो वो 4 साल की योजना बनाते हैं कि अगले ओलंपिक में गोल्ड मेडल आना है तो मुझे अभी से क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और फिर पहले 6 महीने, 3 महीने उसमें मैं क्या करूंगी, किस तरह से प्लान करूंगी, है ना, करूंगा, तो वो सोचना पड़ता है। और अगर हम अपने आप को 10 साल के बाद कहाँ है कि चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे वो हमारा शिक्षा का कोई कार्य हो, चाहे हम माता पिता के हमारे जो हुनर हो, उसके हिसाब से हम अपना जो 10 साल का अनम्यूट कर ले अपने आप को, म्यूट कर ले, म्यूट कर ले। जी सर, कर दी। तो हम इस तरह से 3 भागों में प्लानिंग कर सकते हैं और ये लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या है कि हम अपने आप को देख पा रहे हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सबको समझ में आया? कितने लोग अपने लक्ष्य को 10 साल के पश्चात देख पाए हैं? बहुत अच्छा है जी, बढ़िया। तो अगर देख नहीं पा रहे हैं तो हिम्मत करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया हेमंत जी, बहुत अच्छा मीनाक्षी, बढ़िया। और फिर सप्ताह की शॉर्ट टर्म प्लानिंग महीनों में बांट दिया, फिर सप्ताह, तो सप्ताह की योजना में कैसे करेंगे? तो मैंने जैसे बताया ना कि सप्ताह की योजना कुछ इस तरह से करते हैं। सप्ताह में हर दिन आता है तो हम पूरे वीक के दौरान काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि डे टू डे काम करना। तो हमें मंडे से संडे तक का पूरा एक कैलेंडर निकालना है, ठीक है। और मंडे को कौन सा काम करेंगे, वो कौन सी भूमिका में होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई मंडे को ऐसा है कि मंडे को मैं अपने स्कूल में मैं अपने बच्चे की स्कूल में जाके उनकी टीचर से बात करूंगी, मेरे बच्चे के स्कूल के अभ्यास के बारे में, ठीक है। ट्यूसडे को मैं ऐसा करूंगी कि मेरा जो सब्जेक्ट है, मुझे जो स्कूल में पढ़ाने हैं, तो वो सब्जेक्ट की पूरी तैयारी मैं ट्यूसडे को करूंगी, और जो भी कुछ नया उसमें ऐड करना है वो नोट करूंगी। वेडनेसडे को मेरा दूर का एक फ्रेंड है जिसके साथ बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, तो मैं ऐसा करूंगी कि मैं उससे बात करूँ, ठीक है। ऐसे हम पूरे वीक में हमारे जितने भी कार्य है, वो पहले तो हम जो करना चाहते हैं, जितने भी कार्य, जो भूमिका में जो लक्ष्य है, उसके जो जो कार्य है, वो कार्य का पूरा एक लिस्ट बना, वो लिस्ट बनाने के बाद हम उसको पूरे वीक में विभाजित कर दें कि मंडे को उसमें से क्या करेंगे, ट्यूसडे को क्या करेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो उससे क्या होगा कि हमारे हमारे पास जितने भी कार्य है वो पूरे वीक में विभाजित हो जाएंगे, और पूरे वीक में विभाजित हो जाएंगे तो हम देख पाएंगे कि भाई हमें अब ये कार्य तो मंगलवार को करना है, ये कार्य फ्राइडे को करना है। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप जो काम करना चाहते हैं वो छूट रहा है, क्योंकि आपने उसको वीक में विभाजित कर पूरा वीकली प्लानिंग बना दिया। और ये सबसे बेस्ट तरीका है, बहुत बढ़िया तरीके से ये होता है, ताकि क्या है कि हमारे सारे कामों के लिए वीक का पूरा समय पर्याप्त होता है। पूरे विश्व में सबके पास 24 आवर्स होते हैं, उसी का वो उपयोग करते हैं। बट ये एक विचार है, इस कंसेप्ट से अगर हम काम करते हैं तो हम जिंदगी को भरा भरा होके जी पाते हैं। हम अपने बच्चों के लिए समय दे पाते हैं, परिवार के लिए समय दे पाते हैं, अपने लक्ष्य के लिए समय दे पाते हैं, अपने घर के कार्यों के लिए भी समय दे पाते हैं। सबको जहां जहां समय देना है वो सारे समय हम दे पाते हैं। तो ये वीकली प्लानिंग का मॉड्यूल है, और इसको आप सही तरीके से निभा रहे हैं तो आप उसमें और भी ज्यादा
एडिशन करते जाते हैं, है ना। तो रोज का रोज लिस्ट बनाना, रोज टिक करना, फिर ये नहीं हुआ तो दूसरे दिन लिखना, फिर दूसरे दिन नहीं हुआ तो तीसरे दिन लिखना, ऐसा बहुत सारे बार होता है, ठीक है। तो उससे छूटना है तो हमें वीकली प्लानिंग करना है ना। कर सकते हैं वीकली प्लानिंग, है ना। उसमें क्या होता है कि वीकली प्लानिंग में हमारी जो भूमिकाएं होती है वो भी बढ़ जाती है कि माता के रूप में मुझे इस दिन स्कूल में जाके बच्चे के लिए बात करनी है, ठीक है। बहन के रूप में इस दिन भाई के घर जाके मुझे ये बताना है, ये उसको मदद करनी है। मित्र के रूप में मुझे इस दिन मेरे फ्रेंड को चिट्ठी लिखनी है या उससे फोन करना है या ईमेल करना है। तो सारी भूमिकाओं में हम अपने आप को बांट देते हैं और इससे क्या होता है कि आपकी जिंदगी जीना और आसान। क्लियर हो रहा है सभी को? ये वीकली साप्ताहिक मॉड्यूल है और साप्ताहिक काम करने से हम अपने लक्ष्य को और अच्छे से जी पाते हैं कार्य। बढ़े आगे? कोई सवाल है इसमें आप लोगों के? मुझे पूछ सकते हैं सवाल, हैंड रेज कर सकते हैं आप या चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई सवाल। अगर ये समझ में नहीं आया है वीकली साप्ताहिक मॉड्यूल तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि इसमें कैसे काम करना है। वैसे सारी चीजें जो पीपीटी में बताई है उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए बढ़िया होना। तो आप सभी को है ना नियत कार्य में ये होगा कि आपको अगले 3 महीने का वीकली शेड्यूल बनाना है, प्लान नियत कार्य में, है ना। और आपको क्या करना है, कल बैठ के शांति से अपने आप के साथ बैठ के आपको अपनी भूमिकाएं स्पष्ट करनी है। पहले हम सिर्फ 3 भूमिका के ऊपर काम करेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो तीनों भूमिका वो कुछ भी हो सकती है, वो आप तय करिए कि आपके लिए 3 महत्वपूर्ण भूमिकाएं क्या है और वो 3 महत्वपूर्ण भूमिकाओं के सारे कार्यों का लिस्ट बनाएं कि भाई वो भूमिका के लक्ष्य क्या है और वो लक्ष्य के लिए क्या क्या कार्य करने हैं। तो वो कार्यों का लिस्ट बनाएंगे और कार्यों का लिस्ट बनाते हुए उसको हम 3 महीने के सप्ताह में बांट देंगे कि भाई पहले वीक में, दूसरे वीक में, तीसरे वीक में कौन सा कार्य किस दिन हम करेंगे, उसको आप बांट के अपना एक कैलेंडर बना लें, ठीक है। फिर ग्रुप में शेयर कर दें। चलिए बढ़िया, कर सकते हैं ना, एक चैलेंज ले लें अपने लिए। देखिए आप एक जैसे ही ये करना शुरू करते हैं ना, आपकी जीवन में बहुत सारा परिवर्तन, और ज्यादा परिवर्तन आप महसूस करना शुरू करते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो 21वीं सदी में समय बचाने के क्या क्या उपाय है, मतलब समय कैसे बचा सकते हैं। तो देखो समय तो वैसे ही खर्च हो जाता है, तो समय को बचाने के लिए सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कार्य है ना, वो सबसे पहले करना। मतलब जो काम करने में ज्यादा परेशानी हो रही है या आलस आ रहा है या फिर मूड नहीं बन रहा है या फिर कठिन लग रहा है ना, तो उसको सबसे पहले कर। जैसे ही ये कार्य हो जाएगा ना, बाकी के कार्य और अच्छे होते हैं। बच्चों को पढ़ाई करते समय भी हम यही कहते हैं, तो जो कठिन सवाल है वो पहले कर, तो बाकी के सवाल अच्छे से कर पाओगे क्योंकि वो मोटिवेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा है सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। तो ये हमें समझना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक साधनों का आविष्कार हमें अपनी सुविधाओं के लिए किया गया है, हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सके इसके लिए किया गया है। तो मालिक हम हैं, ठीक है। बट हम देख पाते हैं कि अब मालिक वो हो गया है और हम गुलाम, क्योंकि वो हमें जिस तरह से चलाता है उस तरह से हम चलते हैं, ठीक है ना। कई बार कई लोग हैं ना बेचैन हो जाते हैं, मतलब जब व्हाट्सएप में मोबाइल यहाँ पास में रखा है और कहीं ध्यान दे रहे हैं और वो उसमें थोड़ा सा टिंग 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 हुआ तो तुरंत ध्यान वहां जाएगा, अरे किसी का मैसेज आ गया बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, तो हम बार बार मोबाइल चेक करते रहते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि हम गुलाम है ना। तो हमें ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि भाई इसको हमें मालिक की तरह उपयोग करना है, विवेक चलाना है कि कौन सा समय किस तरह से इसके ऊपर काम करे, है ना। बहुत सारा काम नहीं करे, बराबर, काम के घंटे कम करे और उसको स्मार्टली करे, काम जो भी करे।
एक बार में एक ही काम करें, ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम 10 काम लेके बैठ जाते हैं और फिर कोई काम नहीं पहुंचता है। तो एक बार में एक ही काम करें, वो बहुत जरूरी है ना। एक बार में एक काम करते हैं तो हमारा समय भी बच जाएगा और वो कार्य पूरा होगा तो हमें संतुष्टि भी होगी, और उसके ऊपर आगे फिर क्या करना है वो उसके बारे में हमें स्पष्ट रूप से विचार भी आएगा। तो एक बार में एक ही, चाहे कोई भी काम, लोगों के साथ रचनात्मक समय बिताओ, क्रिएटिव टाइम है ना, फिजूल की बातचीत करना, चुगली करना, वो सारे समय को काट ले। रचनात्मकता, क्रिएटिवली जुड़े लोगों के साथ अच्छे से समय का उपयोग हो, उस तरह के कार्य में जुड़े। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए चुनौतियों को रास्ता दे, मतलब चुनौतियां स्वीकार करें, ठीक है ना। तो अब हमारी जो मर्यादाएं है उसको काटने के लिए हमें उसके लिए चैलेंज लेनी जरूरी है। जैसे कि कई लोगों की चैलेंज ये होती है कि मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता, ठीक है ना, तो चैलेंज लीजिए कि मैं 5 बजे उठ जाऊँ, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मैं कसरत नहीं कर पाता हूँ, मुझे बहुत आलस है, तो चैलेंज लीजिए कि मैं कसरत करूंगा, है ना, मैं मेरे लक्ष्य के लिए ये जुड़ा हुआ है। तो ऐसे चैलेंज ले लिए जो हमारे लिए चुनौतियां, तो जो भी है, ऐसा होता है कि भाई हम कुछ लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, तो चैलेंज लीजिए कि मैं उन लोगों के साथ जाके बात करूँ, है ना। बढ़िया। समय बचाने वाली चीजों को सीखते और स्वीकार करते हैं। तो जो समय बचाता है इस तरह की चीजों को सीखे, जैसे कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कई सारे काम आसान हो जाते हैं, है ना। अभी आप लिख के टाइप करते हैं, हम बोल के भी टाइप कर सकते हैं, आपको पता है। तो हम मोबाइल में बोल के कैसे टाइप कर सकते हैं वो सीख ले तो हमारा समय बहुत सारा बच जाएगा, ठीक है। तो ये वो भी मोबाइल में सगवड़ है। तो ऐसा हमें देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मेरा समय बचा सकती है, जिससे सीखने से मैं और समय का ज्यादा उपयोग कर सकता हूँ। तो वो हमें सीखते रहना चाहिए। क्लियर है सबको? चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो अभी आ गई नियत कार्य की बारी। तो नियत कार्य में मैंने एक बात तो आप लोगों को बता ही दी है कि आपको साप्ताहिक अपना कैलेंडर बनाना है, ठीक है। और साप्ताहिक कैलेंडर बनाते हुए आपको अपने लक्ष्य और भूमिका को स्पष्ट करते हुए, हाँ, लक्ष्य और भूमिका को स्पष्ट करते हुए अपनी बात रखनी है। तो कैलेंडर बनाएंगे और जो भी दूसरा टास्क है वो मैं ग्रुप में आपको बांटूंगा ही, तो वो तो कार्य हमें करना ही है। बट नियत कार्य में हमें ये काम कार्य हमें करना है। और कल पहला दिन, कल का जो है उसमें आप अपनी 3 महत्वपूर्ण भूमिकाएं स्पष्ट करेंगे, उसके लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसका 3 महीने का साप्ताहिक कैलेंडर बनाएंगे। कल आपको अपने लिए 2-3 घंटे निकालने पड़ेंगे। ऐसा हो सकता है, अगर जल्दी हो जाता है तो अच्छी बात है। कितने लोग अपने लिए इतना समय निकालने के लिए तैयार है, जरा बताएं चैट बॉक्स में कि हम इतना समय अपने लिए निकाल लेंगे। चलिए, बढ़िया बढ़िया पारस जी, बढ़िया रियंका जी, बढ़िया हेमंत जी, बाकी सब लोग, है ना। खुद के साथ बैठना पड़ेगा आपको, या फिर आज रात ही बैठ जाए सेशन खत्म होते ही कि अपने लक्ष्य क्या है, और, है ना। और 10 साल का जो भी लक्ष्य है, 10 साल के बाद अपने आप को देख पा रहे हैं तो आप जरूर वो सोचिए, वो लिख दीजिए कि मैं 10 साल के बाद इस जगह अपने आप को देख रहा हूँ, इस तरह के क्षेत्र में मैं काम करूंगा। तो उसके हिसाब से भी हम प्लान करें, ठीक है। मैं समझ गया मीनाक्षी जी, बट आप अपना समय निकाल के ये काम आपको करना है, आप जहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ठीक है मीनाक्षी जी। थोड़ा समय निकालिए, फिर कल नहीं तो परसों, बट आप ये एक काम नियत कार्य कर लें, आपके जीवन में बहुत आसानी हो जाएगी और बहुत अच्छे से काम। बहुत अच्छा हेमंत जी, आपने अभी अभी ये सुनते हुए भूमिका बना ली, बहुत बढ़िया। पूनम जी, कोशिश नहीं, देखिए कोशिश जैसी चीज नहीं होती है, ठीक है, एफर्ट्स लगाने रहते हैं, बट हमें कर लेना है, जैसा हो वैसा, बट करना जरूरी, ठीक है। सभी मित्रों के जवाब आ गए हैं। ज्योति जी का जवाब आ गया, श्वेता जी का जवाब आ गया, शालिनी जी का जवाब आ गया क्या? तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने लिए कुछ सोचे। हाँ ठीक है मीनाक्षी, बढ़िया।
हम खुद के ऊपर काम करें, अपने लक्ष्यों के ऊपर काम करें, और लक्ष्य को हासिल करना है तो इसी तरह से करना पड़ेगा। जैसे आयुषी जी ने बताया कि एलन मस्क कैसे सोचता है, वो टाइम ब्लॉकिंग करता है। मतलब जो कार्य करना है तो वो कार्य के लिए 2-3 घंटे एक साथ देता है, और 2-3 घंटे साथ में देते हुए उसी के ऊपर वो बना रहता है, और उसके रिलेटेड जितने भी कार्य है वो सब वो कंप्लीट करता है। तो ये एलन मस्क की बात है ना। तो टाइम ब्लॉकिंग का भी हम उपयोग कर सकते हैं, वो वीडियो में से हमने सिखाई है। पर हमें अपने लक्ष्य को पहले स्पष्ट करना है ना। कई बार क्या होता है कि हमें अंदर से थोड़ी आशंका होती है, अरे ये 10 साल का मैं सोचूंगा या सोचूंगी, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं सोचना है। आप पहले आप पहले तय कीजिए जो भी मन में अगर वो स्फुरणा हो रही है ना, वो दिख रहा है मन में, तो उसको पहले लिखिए, स्पष्ट हो जाइए कि हाँ ऐसा करना है। फिर देखिए उसके हिसाब से गाड़ी बनती है ना। और जिनके जो लक्ष्य होते हैं ना, वो उसके लिए काम करते हैं, तो वो लक्ष्य को पहुंचते पहुंचते दूसरे बहुत सारे कार्य में वो क्या होते हैं, पारंगत हो जाते हैं, वो कुशल हो जाते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं, और उससे उनको बहुत सारा फायदा दूसरे कार्य करने में होता है। ठीक है। तो मैं क्या सभी से अपेक्षा रख सकता हूँ कि आप अपना नियत कार्य मुझे साप्ताहिक कैलेंडर के साथ ग्रुप में शेयर करेंगे, भूमिकाओं के साथ, लक्ष्य के साथ। यस और नो? कई सारे लोगों ने हमें दर्शन देना बंद कर दिए हैं। सिद्धांत जी आपका वीडियो चालू नहीं है, दृष्टि जी आपका वीडियो चालू नहीं है, शालिनी जी आपका वीडियो चालू नहीं है, ऐसा क्यों है? सभी को अपना अपना वीडियो चालू रखना है। आप जब वीडियो चालू रखते हैं तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। हम आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से देख पा रहे हैं कि आप सीख रहे हैं या फिर आप, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। तो कैसा लगा आज का सत्र? समय प्रबंधन के लिए कितने लोग तैयार है? जीवन है ना, जीवन की जो गाड़ी है उसको पटरी पे चढ़ानी है, और पटरी पे चढ़ाने के लिए समय प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है ना। चलिए ठीक है सिद्धांत जी, ओके ओके, बढ़िया। पूनम जी बहुत अच्छा। तो संकित जी मैं आपको इनवाइट करता हूँ सत्र को आगे आप ले जाए। आप अपनी बात रखें, खासकर इस विषय के बारे में। संकित जी, समय प्रबंधन के बारे में आप अगर अपने जीवन पे समय प्रबंधन का उपयोग कर रहे हैं तो कुछ एक एग्जाम्पल सबके लिए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बोलने का अवसर दिया। जैसा कि हमारा विषय अभी समय प्रबंधन चल रहा था, तो हम समय की हमारे जीवन में कितनी उपयोगिता है, या फिर समय कितना जरूरी है। अगर हम समय प्रबंधन से नहीं चलेंगे तो हमें कई प्रकार की परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। जैसे हम बात करें कि अपन ने किसी को बोल दिया कि हम ऐसा ऐसा काम इस समय तक कर देंगे, और अगर हमने उस काम को नहीं कर पाया उस समय तक, तो हमें बेइज्जती का सामना भी करना पड़ सकता है अपनी। इसलिए समय प्रबंधन अपने जीवन में बहुत ही जरूरी है। तो हाँ, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भी अपना समय प्रबंधन या समय सारणी है उसे जरूर से बनाएं और उसका पालन करें। वैभव सर ने बहुत बढ़िया तरीके से हम सभी लोगों के लिए समय प्रबंधन के बारे में बताया। इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ के साथ में सह प्रशिक्षक के रूप में अंकिता जी, अंकिता मैम, दीप्ति मैम और रागनी मैम जुड़ी थी। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तीनों से निवेदन करूंगा, यदि वो
कुछ अपनी बात रखनी चाहती हूँ तो आप सादा बढ़िया, आमंत्रित इनका हैं। रिव्यू जरूर। माननीय सैयद अंकिता जी, दीप्ति जी अपना रिव्यू रखे आज के सत्र के बारे में। यस सर। समय प्रबंधन का सबसे ज्यादा उपयोग हमारे लक्ष्य पर आधारित होता है। हमारे दिमाग में उसकी रूपरेखा पहले से तय होनी चाहिए कि हमें किस टाइम पर क्या कार्य करना है। समय का महत्वपूर्ण उपयोग है। जिस प्रकार से सुई निरंतर अपने गति की ओर चलती है, इसी प्रकार समय भी अपनी गति की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। ऐसे ही हमें अपने समय की उपयोगिता समझते हुए आगे बढ़ना है। समय महत्वपूर्ण है, पर समय का उपयोग महत्वपूर्ण कार्य में ही करना है। ऐसा नहीं कि मान के चलो लाइट बंद कर दो। समय का उपयोग ना करते हुए दुरुपयोग करें उसका, मोबाइल चलाने में या टीवी देखने में। तो हमें समय को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है, तभी हम अपनी ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। जिस प्रकार एक पक्षी भी अपने टाइम से अपने घोंसले में आता है, समय देख करके अपने घोंसले में समय रहते हुए वह घोंसले में प्रवेश करता है, इसी प्रकार हमें भी अपने समय को देखते हुए आगे बढ़ना है, तभी हम आगे सफल हो सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं हर कार्य में। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। अंकिता जी, रागिनी जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? सर आज की हॉबीज रखनी थी ना हेमंत जी को। क्या बता रहे हैं रागिनी जी? जी सर, मैं बोल रही हूँ कि आज हेमंत जी को अपनी हॉबी के बारे में बताना था। हाँ हाँ जरूर। तो हम हेमंत जी को भी इनवाइट करते हैं। हेमंत जी, आप अपनी बात आज रखने वाले थे सभी के सामने, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए हेमंत जी। हेमंत जी सुन पा रहे हैं? हाँ हेलो सर, नमस्कार। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ हेमंत जी आ रही है। सर मेरे यहाँ बारिश होने लगी, इसलिए थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। हेलो। हमें आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। हाँ सर, मेरी हॉबीज ये है कि मैंने पिछले रविवार ही बताया था, मेरी सबसे ज्यादा जो हॉबीज है वो पढ़ाने की है। मुझे पढ़ाई से में बहुत इंटरेस्ट है और मैं कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ। तो फ्री टाइम जो रहता है उसमें बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ, या कोई अभी बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाई सर, तो यूट्यूब वगैरह पर कोई ऐसी गूगल से कोई बुक से डाउनलोड करके उसको रीड करता रहता हूँ, जिससे कि हमें कोई चीज सीखने को मिले। और साथ ही सर, अधिक फ्री टाइम रहा या थोड़ा बहुत टाइम बचा तो थोड़ा बहुत गेम वगैरह खेलने में निकाल देता हूँ सर, जिससे कि शरीर संतुलित बना रहे और जो शरीर में थकावट या आलस टाइप की आती है सर, वो नष्ट हो जाए। तो सबसे ज्यादा सर मेरा जो टाइम जाता है वो सर किताबों को पढ़ने में जाता है, कि मैं कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ सर, और उसके तहत बच्चों को भी कुछ सिखाना चाहता हूँ। तो सर अभी तो क्या रहता है कि मोहल्ले में जैसे कोई कुछ बच्चे रहे या वो कहीं खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको सर एक साथ बुला करके एक जगह बैठा करके कोई कहानी उनको सुना दी, जिससे उनको भी सीखने मिले सर और हमें भी सीखने को मिले। तो यही सब सर मेरी हॉबीज है। बहुत अच्छा, आप समय का उपयोग भी करते हैं और आपके अंदर जो हुनर है उसको आप दिखते भी। बढ़िया, आपने अपनी बात थैंक अच्छे यू से सर। रखी। अभिषेक जी ने बताया है कि वो अपनी हॉबी शेयर करना चाहते हैं। अभिषेक जी, हम अगले वीक के लिए आपका नाम नोट कर लेते हैं, ठीक है रागिनी जी? तो अगले वीक अभिषेक जी की बारी है, वो अपने हुनर के बारे में बात बताएंगे सबको। बहुत बढ़िया, धन्यवाद हेमंत जी। और सभी को बारी बारी से अपने मन में जो भी एक बात है जो आप रखना चाहते हैं वो जरूर उसमें रखें। संकित जी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ आगे की गतिविधि के लिए। जी सर, आप सभी को बता दें तो आप मतलब पूर्व से ही विदित है आप सभी के लिए कि प्रशिक्षण सत्र के दौरान या फिर बाद में आप सभी के लिए फीडबैक फॉर्म भेजा जाता है जन शिक्षा समृद्धि के द्वारा।
तो आप सभी के लिए फीडबैक फॉर्म मेरे पर्सनल नंबर से भेज दिया गया है। अगर बाय चांस किसी के पास ना पहुंचा हो तो वह एक बार मेरे को पर्सनल मैसेज कर प्राप्त कर लें और हम अपने इस सत्र को समाप्त करें। उससे पूर्व हम मंगलाचरण करेंगे। शेयर कर रहा हूँ। रागिनी जी किसको करवाएंगे? सर मैं कर दूं? हाँ दीदी। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। खेले प्रेम परस पर जग में मोह दूर ही रहा करें, अप्रिय कटुब कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, बन कर सब युग वीर हृदय से देश उन्नति रति रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार सुखी से सब दुख संकट सहा करे, सभी दुख संकट सहा करे। बोली महावीर भगवान की जय। जय जिनेंद्र। आप सभी सभी के को बहुत 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 धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। जय अगले जिनेंद्र। सत्र के अगले सप्ताह के नियत कार्य के लिए सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसमें हम रख देंगे नियत कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। जय जिनेंद्र। धन्यवाद मैम। जय जिनेंद्र मैम।